Hello students, this is Neeraj Gupta. Now we have already discussed the two main objectives of our 5-year plans. The first was GDP growth. Constant GDP growth is definitely required for the growth of the country. Then GDP growth के अंदर हमने पढ़ा कि पर कैपिटा GDP भी बढ़नी चाहिए. इसके अलावा सेकंड में हमने फिर बात करी फुल एम्प्लॉयमेंट की. फुल एम्प्लॉयमेंट में ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिले. किसी तरह से ये ना हो कि हमारा यूथ पढ़ लिख कर खाली बैठ जाए. तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंट्री एक मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो चलो होता ही है, जिसके बारे में हमने स्टडी भी किया लास्ट वीडियो में भी, कि कुछ अनएम्प्लॉयमेंट तो कंट्री अवॉइड नहीं कर सकती, दैट इज़ द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बट उसके बियॉन्ड जहाँ तक हो सके सबको प्रॉपर काम मिले, ये हमारे 5-year प्लान्स का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है. अब हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड ऑब्जेक्टिव की, विच इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि अमीर और अमीर हो जाए. कंट्री ग्रो हो रही है, ग्रो के नाम पर सिर्फ जो अमीर है वो और अमीर हो जाएं और गरीबों को उनका कोई बेनिफिट ही ना मिल पाए. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर सपोज कंट्री 100 रुपये कमा रही है और 100 लोग हैं तो सबको 1-1 रुपया मिले. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को सब कुछ मिल जाए और कुछ लोगों को कुछ भी ना मिले. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बड़ा कंफ्यूजिंग नेम है ये, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. तो जैसा मैं आपको समझा रहा था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से आप बिल्कुल भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना समझें. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो ये हो गया, जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल लिया, अभी अगर मैं उसी को बड़ी फिगर्स में बात करूं कि सपोज हमारी कंट्री ने टोटल 10 लाख करोड़ कमाया. अब वो 10 लाख करोड़ पूरी पॉपुलेशन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है एंड वो सही भी नहीं है. भाई देखो, एक आदमी बहुत मेहनती है, 12 घंटे काम करता है, एक आदमी 2 घंटे काम करता है, एक आदमी हाईली एजुकेटेड है, पीएचडी की हुई है या साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और एक आदमी ने सिंपल 10वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी फॉर मे बी जेन्युइन रीजंस, या आलसी था, पढ़ने में मन नहीं लगता था, घूमता रहता था. तो ये तो कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ना कि सबको इक्वल अमाउंट मिले. ऐसे तो फिर इंसेंटिव ही नहीं बचेगा. हर आदमी ये सोचेगा भाई जितना मर्जी कमाओ, मिलता तो सबको इक्वल ही है. तो जो मेहनती होंगे रादर उनके लिए ये डिसएडवांटेज होगी कि उनका कमाया हुआ पैसा उन निकम्मों को या औरों को मिल जाएगा जो कुछ काम नहीं करना चाहते. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. यहाँ पर जो मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ पॉइंट वो ये है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हाँ सोसाइटी के हर हिस्से को, यानी जितने भी लोग समाज में रहते हैं सबको बेनिफिट हो ग्रोथ का, तब रियली ये ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का जरूर रहता है. सो ग्रोथ विल बी मीनिंगलेस अनलेस इट एंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ मस्ट फॉर सोशल जस्टिस. यानी सोशल जस्टिस तो हम तभी मानेंगे ना जब जितने भी समाज के वर्ग हैं, द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उन सबको बेनिफिट हो. तो ये वन ऑफ दी यू कैन से ऑब्जेक्टिव है हमारी गवर्नमेंट का कि भाई सबको बेनिफिट मिले. बट अगेन जैसे मैंने रिपीट किया, इट इज़ नॉट रेफरिंग टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ नॉट रेफरिंग टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर मैंने ये बात लिखी भी है कि इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इवन एन अनएजुकेटेड अनस्किल्ड लेबर एंड साइंटिस्ट विल गेट इक्वल शेयर. दिस इज अगेन नॉट ए सोशल जस्टिस. अगर सबको एक सा पैसा मिले, कि चाहे कोई डॉक्टर है चाहे कंपाउंडर है, अगर सबको एक सा ही पैसा मिले तो ये भी तो सोशल जस्टिस नहीं है ना. तो पीपल शुड अर्न डिफरेंटली एज पर द स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट, रिस्क टेकिंग. इन सब फैक्टर्स के हिसाब से लोगों को अलग अलग इनकम मिलनी चाहिए. तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये हमने पहले पढ़ा. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट कब मानी जाएगी, जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. मेरे मुंह से वर्ड इक्वली निकला, आई एम सॉरी. when there is a equal distribution of the wealth of the country, then economic growth will be treated like development. अब हम बात करते हैं अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो ये हम पहले भी समझ चुके हैं. अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ मीन्स कांस्टेंट राइज ऑफ जीडीपी. ग्रोथ मीन्स कांस्टेंट राइज ऑफ जीडीपी एंड इट लीड्स टू राइज इन द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. यानी लोग जिस तरह से रहते हैं उसमें ये इंप्रूव करता है. तो जीडीपी का इंप्रूव होने का मतलब ये हो गया
कि जो एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से ही पता चलता है लोग किस तरह के घरों में रहते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ डिटरमिन करती हैं। तो वो ग्रोथ से क्या होता है, देर इज़ अ राइज ऑफ जीडीपी एंड इट लीड्स टू राइज इन द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। लेकिन डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट का मतलब है ग्रोथ। ध्यान से देखिएगा ताकि आप ये डेवलपमेंट वर्ड कभी जिंदगी में भूले नहीं। डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ग्रोथ विद, मैं इसलिए एक एक वर्ड को अलग से स्ट्रेस कर रहा हूं, ग्रोथ विद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दैट इज ग्रोथ, दैट इज डेवलपमेंट। आई एम सॉरी। तो डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? जहां ग्रोथ है, और ग्रोथ भी कैसी? विद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और साथ में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हों। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स में जाएं। फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स में उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। बेसिकली उसको हम मानेंगे कि ये ग्रोथ है। ठीक है ना? सो सिर्फ ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ का मतलब तो ये हो गया कि जीडीपी बढ़ गई। अगर एक कांस्टेंट लंबे पीरियड तक हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ या ग्रोथ कह सकते हैं। लेकिन जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो और साथ में सेक्टोरल चेंजेस हों, यानी कि अब लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्रीज में जाएं, अब लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हों, उस चीज़ को हम रियल मायने में डेवलपमेंट मानेंगे। तो हमारी कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की राह पर है। अब ग्रोथ तो है ही है, साथ में समाज के सभी वर्ग एक तरह से जो है द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दे आर ग्रोइंग। सो वी कैन सेफली से कि नाउ आर कंट्री इज ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। अभी हमारी जीडीपी भी कॉन्स्टेंटली राइज कर रही है, सेक्टोरल चेंजेस भी आ चुके हैं, ज़्यादातर लोग अब इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर में हैं, एग्रीकल्चर में अभी कम लोग लगे हुए हैं, और साथ में जो बेनिफिट है वो ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को मिल रहा है। तो अभी परफेक्ट सिचुएशन है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी एक रीजनेबली गुड सिचुएशन है। तो वी कैन डेफिनेटली से दैट आवर कंट्री इज नॉट ओनली ग्रोइंग एट द मोमेंट बट इट इज आल्सो डेवलपिंग। सो देयर इज आल्सो डेवलपमेंट, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ ऑब्जेक्टिव की। याद रखिएगा हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इस समय कि हमारे जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनके क्या कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं, जो हर प्लान में कांस्टेंट रहते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था जीडीपी ग्रोथ, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा फुल एम्प्लॉयमेंट, अभी हमने थर्ड नंबर पे पढ़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और अब हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर फोर्थ आ रहा है नज़र, मॉडर्नाइजेशन। देखिए मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है कि नई से नई मशीन्स आएँ, नई से नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो। जैसे हम सब जानते हैं दैट दिस इज़ ए कंप्यूटर एज। अब कंप्यूटर एज में भी अगर हम ज़्यादातर काम मैनुअली ही करें, मशीन्स के थ्रू ना करें, वो बात अलग है कि इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर में जब हम बात कर रहे थे प्री ब्रिटिश इरा की, तब मैंने कहा था कि इंडियन इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली हैंडीक्राफ्ट्स बेस्ड थी। यानी कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मतलब हथकरघा उद्योग, हाथ से बनती थी चीज़ें, और वो पूरे वर्ल्ड फेमस थे। लेकिन देखिए वो 200 साल पुराना इरा है ना। अभी आज की तारीख में हैंडीक्राफ्ट आज भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोर और लेस लोग मशीन मेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो लोग चाहते हैं क्वालिटी। अब एक ब्रांड को आप क्या समझते हो? लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्यों लेते हैं? क्योंकि ब्रांड में एक श्योरिटी होती है कि अगर आज हम रीबॉक का शूज़ ले रहे हैं, या आज अगर हम रोलेक्स की वॉच ले रहे हैं, या आज हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं होंडा की कोई गाड़ी ले रहे हैं, टोयोटा की कोई गाड़ी ले रहे हैं, या कोई भी सैमसंग का हम कोई मोबाइल ख़रीद रहे हैं, या हम कोई टेलीविज़न ले रहे हैं, तो उसकी एक अपनी क्वालिटी एश्योरेंस है। उन लोगों ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है, दे हैव प्रूव्ड देयर क्वालिटी। सो व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग मनी, व्हेन वी आर पुटिंग आर मनी इन परचेजिंग समथिंग विच इज़ रिलेटिंग टू अ ब्रांड, तो वी आर श्योर कि हाँ ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन, जिस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मशीनाइजेशन पर भी जा रहा है। अभी लोग जो है वो परफेक्ट प्रोडक्ट चाहते हैं, है ना। तो मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनका क्या एम है कि प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाए यूजिंग अपडेटेड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेटेड यूज़ करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बाद में काफ़ी डिटेल में आएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडियन एग्रीकल्चर को पूरी तरह से चेंज कर दिया। नए नए सीड्स का यूज़ करवाया, ट्रैक्टर या और मशीनाइजेशन को लाए, उससे क्या हुआ, एकदम हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी वो इम्प्रूव कर गई। और जहाँ हमारी कंट्री कभी इम्पोर्टर हुआ करती थी,
ठीक है ना, इट कन्वर्टेड इंडिया फ्रॉम ए नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। जो हमारी कंट्री कभी इम्पोर्टर हुआ करती थी उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स में। ठीक है ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, अल्टीमेटली यूज ऑफ मशीनाइजेशन ही तो था, कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो पुराने ज़माने में जो हम फिल्में भी देखते थे उसमें क्या हो रहा है जी, वो किसान दो जा रहे हैं खेत में और वो क्या कहते हैं बैल को लेके जा रहे हैं और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और वो दिन में पत्नी रोटी लेके आ रही है, वो सब ठीक है, बट उससे हमारी आउटपुट जो है वो डेवलप नेशंस के मुकाबले में बहुत कम होती है। तो ऐसे में मशीन्स का यूज़ करने से पर हेक्टेयर जो आउटपुट है वो इम्प्रूव होती है, किसान उससे अमीर बनता है, या ये कहिए कि वो खुशहाल होता है, उसके पास मार्केटेबल सरप्लस होता है, उसके पास पैसा आता है, ताकि बाय द वे अगर किसी साल बैड रेन्स हो, बैड हेल्थ हो, किसी वजह से वो ज़्यादा आउटपुट ना निकाल पाए, तो कम से कम वो बिल्कुल हैंड टू माउथ ना आ जाए, उसको फाइनेंशियल ट्रबल ना हो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक तरह से मशीनाइजेशन को लाए, मॉडर्नाइजेशन इन दी एग्रीकल्चर, उससे इंडिया जो है एक्सपोर्टर बन गया फूड ग्रेन्स का। फिर आईटी की फील्ड में भी इंडिया ने बहुत ग्रो किया है ना। और अगर हम मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ सोशल एंगल देखें मॉडर्नाइजेशन का, तो ये भी एक मॉडर्नाइजेशन है। क्या, वीमेन एम्पावरमेंट। आज हमारी गवर्नमेंट हर फील्ड में वीमेन के लिए एरियाज रिजर्व कर रही है। वैसे भी मैं आज की तारीख की भी अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स, जिनकी हेड चीफ लेडीज़ हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में देखें हर ऑफिस के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टों पर लेडीज़ हैं। आज हर फील्ड में वुमेन एम्पावरमेंट तो बिल्कुल टोटली हर एरिया में है। तो इसी तरह से बिजनेस में भी, प्रोडक्शन में और हर फील्ड में गवर्नमेंट की ये सोच है कि लेडीज़ को प्रमोट किया जाए, सो दैट एक सोसाइटी में इक्वालिटी आए। ये जो मैन वीमेन के अंदर ये सोचा जाता है दैट मैन आर मोर कॉम्पिटेंट, ये चीज़ वैसे तो काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी कुछ शहरों में ये प्रेवलेंट है, सॉरी रूरल एरियाज़ में। इंडिया की अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ में तो मोर और लेस अभी लेडीज़ जेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही है। कुछ रूरल एरियाज़ में अभी भी ये थिंकिंग रहती है कि लेडीज़ तो सिर्फ घर पे काम करने के लिए ही हैं। तो वीमेन एम्पावरमेंट ये भी एक मॉडर्नाइजेशन है, मतलब हर तरह से मॉडर्न होना, सोच के अनुसार भी, वर्किंग के अनुसार भी। दैट इज बेसिकली व्हाट आई कैन से इज मॉडर्नाइजेशन, राइट। चलिए अब हम इससे अगले अपने पॉइंट पर जा रहे हैं, विच इज सेल्फ सफिशिएंसी। देखिए जहां तक सवाल है सेल्फ सफिशिएंसी का, इट रेफर्स टू डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स। तो सेल्फ सफिशिएंसी तो हमें चाहिए ही चाहिए ना, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है कि जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं वो हमारे अपने इंडिया में ग्रो कर रखे हो हमने, और जहाँ तक हो सके जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं सुई से लेके हवाई जहाज़ तक, इंडिया की कोशिश तो यही होगी कि हम हर चीज़ पे सेल्फ सफिशिएंट बने। और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब हर चीज़ हम अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ग्रो कर रहे होंगे, प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तब हम उन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे, एंड दैट विल बी द गोल्डन एरा ऑफ द कंट्री। आज की तारीख में भी इंडिया बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, बट लेकिन ऑलमोस्ट हमारी हर चीज़ में प्रोडक्शन जो है वो क्वालिटी और डिमांड से ज़्यादा हो, मतलब डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तब हम हर चीज़ को ही ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे, एंड दैट विल बी अ गोल्डन एरा फॉर द कंट्री, क्योंकि तब हमारे पास ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे, एंड इंडिया विल डेफिनेटली बिकम अ सुपर पावर बाय दिस। सो सेल्फ सफिशिएंसी में डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की बात कर रहा है, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स की। और एक पुरानी इसमें सिचुएशन बताई गई कि 1965 में यूएसए ने जो है हमें, जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हो रही थी तो हमें थ्रेटन किया। पुराने ज़माने में तो यूएसए और पाकिस्तान की बड़ी साठगांठ हुआ करती, तो उन्होंने हमें थ्रेटन किया कि आप वॉर स्टॉप कर दें, नहीं तो हम आपका फूड ग्रेन सप्लाई रोक देंगे। तो उस सिचुएशन के बाद खासकर इंडिया को लगा कि हमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरी कंट्रीज़ हमारे को पॉलिटिकली भी दबा सकती हैं। सो जहाँ तक सवाल है सेल्फ सफिशिएंसी का, जैसे मैंने आपको समझाया, द वर्ड सेल्फ सफिशिएंसी इज रेफरिंग टू कि भाई हम मैक्सिमम, चाहे फूड ग्रेन्स हैं या वो आइटम्स जो हम अपने यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें इंडिया के अंदर ही या तो ग्रो हो या प्रोड्यूस हो, क्रिएट हो, सब चीज़ें इंडियन हम यूज़ करें। वैसे सबको क्रेज़ रहता है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का, लेकिन वो इसीलिए होता है ना क्योंकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स कुछ हद तक बेटर होते हैं, लेकिन अगर उससे भी बेटर देन द बेस्ट हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लगे तो डेफिनेटली लोगों को इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स से जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट होने लगेगी। अभी रिसेंटली मैंने ये भी एक एग्जांपल लिया है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय, मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया मेक इन इंडिया। डेफिनेटली मेक इंडिया जितना पॉपुलर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो अब इंडिया में बनने लगेंगी, चाहे फिर वो मोबाइल की चिप्स हों, डीटीएच के अंदर जो लगती हैं, ये सारी चीज़ें अब इंडिया के अंदर बनने लगेगी। तो जब मैक्सिमम चीज़ें इंडिया में बनने लगेंगी, बाहर की चीज़ें हम यूज़ करना बंद कर देंगे, कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या जो भी,
सबको क्वालिटी चाहिए। इंडिया की गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही कि हम लोगों को इंडियन प्रोडक्ट्स पे फोर्स करें। इन्होंने ऑलमोस्ट फ्री इकोनॉमी की हुई है, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, दे विल नेवर रिस्ट्रिक्ट यू। इंडियन कार्स और इंपोर्टेड कार्स में आज भी इंपोर्टेड कार्स बेटर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इंडियन कार्स को ही अपग्रेड कर दिया जाए तो लोगों को लगेगा कि इंडियन कार्स जो हैं जब फॉरेन कार से बेटर है तो क्यों ना इसको लिया जाए। ऐसा करने से ओवरऑल जीडीपी भी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी इंप्रूव होगा। नहीं, सारे हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, 5 ऑब्जेक्टिव थे ना, जीडीपी की ग्रोथ, जितना ज़्यादा हम अपने प्रोडक्ट्स की सेल परचेज करेंगे तो यहाँ से हमारी फिर जीडीपी ग्रो करेगी। जितना ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो उससे भी वो पॉइंट होगा। जब सारे लोग काम करेंगे तो रिसोर्सेज का बेनिफिट सबको मिलेगा, ऑटोमेटिकली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेचुरली जब हम यहाँ पर प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे तो मॉडर्नाइजेशन भी करना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, और उससे हम सेल्फ सफिशिएंट भी हो जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो अगर सिर्फ एक हमारा ऑब्जेक्टिव, मैं इस चीज़ को टाइप भी करता हूँ, इफ इंडिया फोकस ऑन दिस one aspect only, which aspect? Using only Indian products। अगर इंडिया सिर्फ एक इसी चीज पे ध्यान दे दे, यूजिंग ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स, देन इंडिया विल बी एबल टू अचीव ऑल इट्स 5 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस्ड अबव। मैंने वैसे आराम से ही समझाया था, फिर भी मैं दोबारा आपको समझाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहे। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था जीडीपी ग्रोथ। देखिए, अगर हम सारा कुछ इंडिया में ही बनाएंगे तो डेफिनेटली हमें सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे ओवरऑल जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की मैं बात कर रहा था, अगर हम इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ हम अचीव कर पाएंगे। दूसरा हमारा था एम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, जितने ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो लोग प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉय होंगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। देन जब यहीं पर सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा तो जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी वो अपने आप आएगा। जब हमारे वर्कर्स को यहाँ जॉब मिलेगी, यहाँ पर वो लोग काम करेंगे, एक दूसरे के वो सामान देंगे, बेचेंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट होगा, उन्हीं चीज़ों की इंश्योरेंस होगी, कम्युनिकेशन होगी, तो सारे लोग आपस में काम करेंगे, फंड्स इंडिया के इंडिया में ही ज़्यादा यूज़ होंगे, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अपने आप हो जाएगा, है ना। और चौथा, जब नेचुरली हमें कम्पीट तो करना ही पड़ेगा ना, सो मॉडर्नाइजेशन भी अपने आप आएगा। बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि जब हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के साथ हम कंपैरिजन करना चाहेंगे तो हमें मॉडर्नाइज भी अपने आप को करना ही पड़ेगा। तो जो हमारा 4th ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने आप को मॉडर्न बनाएं, वो भी इसमें अचीव हो जाएगा। और अगर हमने इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो यही तो हमारा बेसिक पॉइंट है, सेल्फ सफिशिएंसी, तो हम अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे, हमें फॉरेन कंट्री से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मेरे ख्याल से इस एक पॉइंट को पढ़ के ही आपको एकदम एक्साइटेड फील हो रहा होगा। मुझे भी इसको एक्सप्लेन करके बड़ा एक्साइटेड लग रहा है कि हाँ, अगर हम सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स के यूज़ को ही स्ट्रेस कर दें तो इंडिया के जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स 5 ईयर प्लान्स के, जिससे कंट्री हमारी ग्रो हो सकती है, वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री बनने की तरफ प्रोग्रेस कर सकती है, वो इसी बात से है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में यूज़ करें। उससे इंडियन इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगे और हमारे 5 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसी वीडियो में थोड़ा सा मैं क्विकली ले रहा हूँ। वैसे मुझे जो मेरे से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फेस टू फेस, उन्होंने ऐसा बोला कि सर ये तो हमारे को क्लासेस में करवाया नहीं गया, तो इसलिए मैं इसको 2-3 मिनट में ब्रीफ में करवा रहा हूँ कि किस प्लान के कौन कौन से शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स थे। एक बार इसको आप रीड कर सकते हैं, असाइनमेंट में तो वैसे आपको दिया ही हुआ है, फिर भी कोई अगर इशू होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, प्लान वाइज हम चल रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्लान था उसके अंदर स्ट्रेस था इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड वेल्थ। दूसरे प्लान में फिर बात आई कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जाए, हैवी इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया। फिर थर्ड प्लान में फूड ग्रेन्स के ऊपर ध्यान दिया गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान दिया गया। फिर बीच में 3 एनुअल प्लान्स आए। फिर 69 में 4th प्लान आया, ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया गया। 5th प्लान में लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वीकर सेक्शन, उसके ऊपर फोकस किया गया। 6ठे प्लान में रिमूवल ऑफ पावर्टी, इनइक्वालिटी का रिडक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। 7वें प्लान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और एग्रीकल्चर पर फिर से ध्यान दिया गया। फिर 2 एनुअल प्लान्स आए। फिर 8th प्लान में यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पर ध्यान दिया गया 8th प्लान में, और इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करना। 9th प्लान में एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया, ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी पे। और
पॉपुलेशन की ग्रोथ को चेक करना, ये भी जरूरी है। चेकिंग का मतलब रोकना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पॉपुलेशन ग्रो करती है तो कितने भी रिसोर्सेज बना लो कम रह जाता है। 10th प्लान में क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, हेल्थ, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश की गई। 11th में काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स लिए गए। लास्ट से अगर मैं पढ़ूँ तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, देन 4th इज़ हाई क्वालिटी ऑफ जॉब, देन सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ, काफ़ी सारे एरियाज़ को लिया गया। पावर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश, और 12th के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। सो हम देख सकते हैं कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ मिक्स होके ही बेसिकली चलते हैं, और ये कोशिश की जाती है कि जहाँ तक हो सके हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हों और जो किसी प्लान का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो सके, ठीक है। इसके आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स में तो कोई खास बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग रेफर्स टू लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाइल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान रेफर टू अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जैसा भी हमने डिस्कस किया, रिलेटेड टू ईच स्पेसिफिक प्लान। तो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स आर लाइक इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन अचीविंग द लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स। ये कोई खास बात नहीं है, तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। इसके आगे अब हमारा आएगा फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, यानी कि 1991 तक हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी, ये अब हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जितना मैंने आपको इस वीडियो में कराया, आई होप कि वो सारा आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। माई सेल्फ नीरज गुप्ता।